देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ शारदा को वंदन करते हुए मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। आज मांग संख्या 20 और 21 के संबंध में जो प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है, इसके बारे में 527 कटौती प्रस्ताव आए और 39 माननीय सदस्यों ने इन कटौती प्रस्तावों पर पक्ष और विपक्ष से अपने अपने विचार व्यक्त किए। मैं उन सब का आभारी हूं जिन्होंने अच्छे सुझाव दिए, हमारी कमियों को उजागर किया, भविष्य में क्या करना है इसके बारे में कुछ उपयोगी सुझाव दिए। इसके लिए मैं सदन का आभार व्यक्त करता हूं। किसी भी विद्यार्थी को ये पूछा जाए कि वो क्या बनना चाहता है, तो सभापति महोदय सबसे पहले विद्यार्थी कहेगा कि मैं अध्यापक बनूंगा, क्योंकि वो अध्यापक से प्रभावित होता है। फिर कई बच्चे डॉक्टरों से प्रभावित होते हैं, वो कहते हैं मैं डॉक्टर बनूंगा। कई बच्चे प्रशासन से प्रभावित होते हैं कि मैं कलेक्टर बनूंगा, मैं एसपी बनूंगा। कुछ लोग खिलाड़ी होते हैं, खेल से संबंधित होते हैं, वो कहते हैं मैं विराट कोहली बनूंगा, अजहरुद्दीन बनूंगा। हर व्यक्ति जीवन में कुछ न कुछ बनना चाहता है और बनने का माध्यम केवल मात्र शिक्षा ही है। तालीम के बिना व्यक्ति बुद्धू तो बन सकता है, लेकिन अच्छा नागरिक नहीं बन सकता। मेरा ऐसा मानना है कि समाज में कोई भी परिवर्तन, कोई भी नव जागरण या क्रांति होती है तो उसका सूत्रपात और उसका माध्यम केवल शिक्षा ही है। शिक्षा के बिना नव जागरण नहीं हो सकता, शिक्षा के बिना क्रांति नहीं हो सकती, शिक्षा के बिना सामाजिक परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए सामाजिक अंधेरे को दूर करने के लिए, व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश में लाने के लिए शिक्षा ही सबसे बड़ा माध्यम है। इसलिए हम कहते हैं सा विद्या या विमुक्तये विद्या ददाति विनयम विद्या विनयेन शोभते। विद्या जो है विनयशीलता प्रदान करती है, विनयशील व्यक्ति को शिक्षा शोभा देती है। इसलिए विद्या जो है उसका उपयोग कैसे करें, इसके बारे में कहा गया है विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत मेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। यदि किसी के पास विद्या है तो वो दूसरे को सिखाने के काम में लेवे। यदि किसी के पास शक्ति है तो दूसरों की रक्षा करने के काम में आए, पीड़ित मानव की रक्षा करे। और यदि किसी के पास धन है तो वो परोपकार के कार्यों में और ये कहना चाहिए पुण्य के कार्यों में खर्च करना चाहिए। ऐसे लोग सज्जन व्यक्ति कहलाते हैं। और जिसके पास विद्या है और कुतर्क करते हैं, जिनके पास धन है, अहंकार, दंभ और अभिमान करते हैं, जिनके पास शक्ति है और दूसरों को परेशान करते हैं, ऐसे व्यक्ति दुर्जन व्यक्ति कहलाते हैं। तो विद्या जो है वो उसका सज्जनता के आधार पर दूसरों को सिखाने के लिए उपयोग लेना चाहिए। मैं बचपन में जब पढ़ता था तो हमारे गुरुजी सिखाते थे। आपने दुर्जन व्यक्ति कौन है, उंगली किस किस तरफ की आपने? मैंने किसी की तरफ देखिए, मैं आपसे ये उम्मीद नहीं करता। आप करो तो उधर करो। नहीं, मैंने किसी के लिए पूछने जैसी बात ही नहीं कि है और किसकी तरफ उंगली करनी, पूछने की क्या बात है। किसके लिए कहा गया है? नहीं, मैं देखिए, मैं किसी सदन का ध्यान आकर्षित करने सभी सदन के माननीय सदस्यों का आदर करता हूं। मैं तो एक जनरल जो कहावत है उसके बारे में बात बताई है मैंने। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि विद्या शक्ति और धन का सभापति महोदय सांगोपांग सदुपयोग करना चाहिए। और जो सदुपयोग करते हैं वो वास्तव में अच्छे संस्कारिक होते हैं और देश के लिए काम करते हैं। मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूँ कि विद्या आ जाए और विद्या का दुरुपयोग करे। जैसे विज्ञान है, विज्ञान के अच्छे उपयोग भी हैं, विज्ञान के दुरुपयोग भी है। आज परमाणु बम, उज्जैन बम पढ़े लिखे लोगों ने बनाए हैं, लेकिन बुद्धि खराब हो जाए तो विनाश का कारण भी बन जाते हैं। इसलिए शिक्षा का उपयोग भी बहुत ढंग से करना चाहिए। और आज के ज़माने में मैं ख़ास तौर से कहना चाहता हूँ, जैसे मजहब और धर्म के नाम के बारे में कई बातें होती हैं, तो मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। इसलिए शिक्षित व्यक्ति को इन सब बातों के ऊपर होकर मानवता के बारे में सोचना चाहिए कि मानव को हम कैसे अच्छा नागरिक बनाएं। एक तरफ तो हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबम, यानी पूरा संसार
जो है एक कुटुंब की तरह, एक परिवार की तरह, दूसरी तरफ हम यदि भाषा, जाति, मजहब और धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश करें तो ये शिक्षा नहीं सिखाती। शिक्षा तो ये सिखाती है कि मानव मात्र जो है वो एक कुटुंब की तरह, एक परिवार की तरह है। हमारे सेंट्रल हॉल के ऊपर लिखा हुआ है, अयम निज परोवेति गणनाम लघुचेतसाम उदारा चरिता नाम वसुदेव कुटुंबकम। सेंट्रल हॉल पे लिखा हुआ है। ये ऋचा वेद की जो है ये बताती है, ये तेरा मेरा भारत की संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति विशाल है, उदार चरित्र वाली है, जिसमें सारा संसार एक कुनबे की तरह, एक परिवार की तरह है। राजस्थान में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो शिक्षा का बजट दिया है उसकी सभी लोगों ने सराहना की है और एक रोल मॉडल के रूप में दूसरे स्टेट भी इसकी कॉपी कर रहे हैं। उसका कारण क्या है कि इस बजट के माध्यम से शिक्षा में जो आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं, नवाचार हुए हैं, वो अपने आप में वास्तव में अनुकरणीय और दूसरे राज्यों के लिए प्रेरणादायी है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे पूर्व मंत्री गोविंद सिंह जी डोटासरा जी को। उन्होंने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किए। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ, विद्याधर नगर की स्कूल में 30 सीटें थी, 2600 एप्लीकेशन आई और 2600 में लॉटरी से एडमिशन हुए 30 लोगों के, न तो किसी मंत्री की, न किसी अधिकारी की, किसी भी कोई सीट रिजर्व नहीं है। केवल मात्र लॉटरी में उन गरीब लोगों के, गाड़े वाले, खोमचे वाले, ठेले वाले, किसान, गरीब, आम आदमी के एडमिशन हुए। और आज शुरू में नामांकन की बात आई, कई माननीय सदस्यों ने कहा नामांकन तो हमारे यहाँ कोविड के बाद में करीब 12 लाख बढ़े और 12 लाख बढ़ने के बाद कुछ अभी इस साल जो है, चूँकि कोविड के में प्राइवेट स्कूलों ने तो अपने झोली डंडे संभाल लिए थे, हमारी स्कूलें खूब चली, उसके कारण से प्राइवेट स्कूलों में कुछ लोगों ने एडमिशन लिए हैं। लेकिन जिस दिन महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम के स्कूल अधिक मात्रा में और खुल जाएंगे, उस दिन आप देखना कि लोग प्राइवेट स्कूलों की तरफ मुंह नहीं झाँकेंगे। उसका कारण क्या है कि हमारी स्कूलों में फ्री पढ़ाई, फ्री किताबें, निःशुल्क ड्रेस, सारी चीज़ें मुफ्त हैं। प्राइवेट स्कूलों में आज 1 से 2 लाख रुपए तक की फीस ली जाती है। आम आदमी पढ़ नहीं सकता, आम आदमी जो है compete नहीं कर सकता। और अब हम लोगों ने इसमें हमारे महात्मा गांधी स्कूलों में 1133 स्कूलों में प्री प्राइमरी एजुकेशन शुरू कर दी। सभापति महोदय, इससे भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। अभी नई शिक्षा नीति आई है जिसका जिक्र अजमेर उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य कर रहे थे। नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 इसका प्रावधान किया गया है। इसका मतलब ये है कि पहले LKG, UKG, फिर प्रेप, फिर पहली दूसरी, ये 5 साल लगेंगे। फिर 3 साल जो है वो लगेंगे तीसरी, चौथी, पाँचवीं में, ठीक है। और उसके बाद में छठी, सातवीं, आठवीं में 3 साल और 4 साल में फिर 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। तो इसके लिए 1 वर्ष से भारत सरकार से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर कमेटियां बना दी। हमारे मुख्य सचिव स्टेट लेवल पर उस कमेटी के अध्यक्ष हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला कलेक्टर हमारे अध्यक्ष हैं और बराबर जो नई शिक्षा नीति के पहलू हैं उन सब पे काम किया जा रहा है। लेकिन नीति बन गई, बजट नहीं है। बजट के बिना उसका क्रियान्वयन कैसे होगा? इसी प्रकार PAB के अंतर्गत जो हमारे को प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड द्वारा पहले 33 जिलों में पैसे मिलते थे, बीच में 22 जिलों में पैसे देने बंद कर दिए। अभी ठीक 2 महीने पहले 2463 करोड़ की डिमांड के बेटे 239 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। उसमें 40% हमारा है और 60% सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि स्कीम बनाओ, लेकिन स्कीम के साथ बजट का भी प्रावधान होना चाहिए ताकि नई शिक्षा नीति को हम इम्प्लीमेंट कर सकें। मैं इस अवसर पर आपसे ख़ास तौर से ये कहना चाहता हूँ कि राजस्थान में जो नवाचार हुए उसका परिणाम ये हुआ कि आज लगभग 2.5 लाख बच्चे महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ रहे हैं और जो मांग आ रही है उसके अनुसार काम कर रहे हैं। अभी महात्मा गांधी
राजकीय विद्यालय के बारे में अजमेर दक्षिण से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा कि मेरे यहाँ एक भी स्कूल नहीं खुले, उनके यहाँ 5 स्कूल खोलने के आदेश हो चुके हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भगवानगंज अजमेर, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुलाबबाड़ी अजमेर, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गांधी भवन तोपदड़ा अजमेर, माननीय अरे मैं आदेश की कॉपी भेज दूंगा। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अर्जुनलाल सेठी नगर अजमेर, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सुभाष नगर अजमेर। और कहने का तात्पर्य मेरा ये है, अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा, प्लीज अब तक प्लीज विराज मैं बोल दूं उसके बाद मैं बता दूंगा। माननीय सदस्य प्लीज, अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, ये नहीं, परंपरा नहीं है। विराजिए प्लीज, विराजिए। आपने कोई प्रश्न कराया, उन्होंने जवाब दे दिया, इसमें बीच में खड़ा होकर क्या? नहीं विराजिए, आप इंटरवेंट नहीं करें बीच में। सभापति महोदय, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हमने हर क्षेत्र में काम किया। देखिए आजकल के बच्चे मोबाइल ऐप, मोबाइल गेम में खेलते हैं और खेलने के कारण कई बार मैं उस गेम का नाम अभी भूल रहा हूँ कि दीवार पे चढ़ जाओ, कूद जाओ, ये कर जाओ, और कई लोगों की एक्सीडेंट्स हो गए। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमने 19 नवंबर 2022 को ये चेस का गेम शुरू किया। आपको जानकर खुशी होगी कि ये विश्व रिकॉर्ड बना। लगभग समझिए कि 56,000 से अधिक विद्यार्थियों ने इस गेम को खेला और बहुत सी स्कूलों में मतलब क्या है कि ऐसा लगा कि कोई चेस के कारण से खेल का माहौल बन गया। और लोगों ने ये कहा कि वीडियो गेम से तो अच्छा ये दिमाग का गेम अच्छा है, रेडिएशन की बीमारी नहीं होगी, उन लोगों को जो है ट्यूमर नहीं होगी, और दिमागी इस गेम से काफ़ी उसमें सुधार आएगा और क्रिएटिव पावर उनकी बढ़ेगी, उनकी सोचने की शक्ति, प्लानिंग करने की शक्ति बढ़ेगी। इसी प्रकार 12 अगस्त को सभापति महोदय हमने 6 देशभक्ति के गीत गाए। उसमें वंदे मातरम, राष्ट्रगान, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, और हम होंगे कामयाब एक दिन, ये इस तरह से 6 गीत गाए। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना दाव, साबरमती के संतू ने कर दिया कमाल। तो ये 6 जो गीत गाए उसका विश्व रिकॉर्ड बना। उसके बाद 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर हमने सर्वधर्म प्रार्थना सभा की, उसका भी विश्व रिकॉर्ड बना। अभी 4 से 10 जनवरी के बीच में रोहटपाली में जम्बूरी हुई। उस जम्बूरी में भारत की राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी पधारी थी, माननीय मुख्यमंत्री जी थे, मैं स्वयं था और काफ़ी लोग थे उसमें जो हमने स्टेडियम बनाया, उस स्टेडियम के बारे में भी विश्व रिकॉर्ड बना और 25 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए स्वीकृत किए। इसके अलावा और भी डिपार्टमेंट्स के अलग अलग खर्चे हुए और 67 वर्ष बाद हमारे यहाँ ये राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन हुआ। उसमें काफ़ी एशियाई देशों के लोग, अफ्रीकन कंट्रीज़ के लोग आए और उससे राजस्थान का नाम हुआ। और स्काउटिंग के क्षेत्र में जिसमें ये सिखाते हैं कि हमारा कर्म है सेवा, हमारा धर्म है सेवा, हमारा ईमान है सेवा, ये स्काउटिंग में सिखाते हैं। और इस स्काउटिंग और गाइडिंग की एक्टिविटी से राजस्थान का नाम पूरे भारत में ही नहीं विदेशों में भी फैला। इसके अलावा फिट इंडिया में 2 वर्षों से राजस्थान फर्स्ट आ रहा है। इंस्पायर अवार्ड जो है इसके नॉमिनेशन में लगभग 3 सालों से हम लोग फर्स्ट आ रहे हैं। अभी अजमेर उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे बेमारू राज्य में कभी होंगे। अभी तो राजस्थान जो एजुकेशन लर्निंग प्रोसेस का सर्वे हुआ उसमें पहले 3 राज्यों में से एक रहा और हर क्षेत्र में राजस्थान आगे है, विश्व रिकॉर्ड बना रहा है। आपके वक्त में तो नहीं बने, आप बता दो एक भी कोई विश्व रिकॉर्ड बना हो तो। फिर स्कूलों का जहाँ तक सवाल है, अभी अजमेर दक्षिण से आने वाली माननीय सदस्य कह रही थी कि ड्रॉप आउट
की प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है। ड्रॉप आउट की प्रॉब्लम जो है बढ़ी नहीं है। ड्रॉप आउट की प्रॉब्लम को हल करने के लिए हमने राजस्थान के उन गांवों में जहां जिनकी आबादी 200-250 थी, रेगिस्तानी और पर्वतीय इलाकों में 200 की आबादी पर और 250 की आबादी पर सामान्य क्षेत्र में हमने राजीव गांधी पाठशालाएं खोल दी। मुझे अफसोस है कि हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने अपने समय में उन स्कूलों को बंद कर दिया। फिर इन्होंने ये अभी कहा कि उसमें 1250 स्कूल ही जो है खुले। 1518 स्कूलों को हमने डीमर्ज कर दिया है। अब एक भी एप्लीकेशन मेरे पास पेंडिंग नहीं है जो डीमर्ज करने के लिए मेरे पास आई थी। उनमें सब में जिन जिन स्कूलों को खोलने की एप्लीकेशन मेरे पास आई, उन सभी स्थानों पर सभापति महोदय हमने उन स्कूलों को नए रूप में खोल दिया है। इसी प्रकार वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक 317 नवीन प्राथमिक शालाएं, 1456 प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर तक की शालाएं, 1195 उच्च प्राथमिक से माध्यमिक स्तर, 4443 माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर, 1197 उच्च प्राथमिक से सीधे उच्च माध्यमिक स्तर पर स्कूलें क्रमोन्नत की गई हैं। बालिका शिक्षा सभापति महोदय बहुत ज़रूरी है। एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, एक पहिया पंचर हो जाएगा तो गाड़ी चल नहीं पाएगी। इसलिए सामाजिक गाड़ी के 2 पहिए हैं, पुरुष और स्त्री। यदि केवल पुरुष अकेला पटलेगा तो समाज अधूरा रह जाएगा। और महिला यदि पढ़ती है तो पियर में रहकर शादी से पहले पियर को फायदा देगी और शादी के बाद ससुराल जाएगी तो ससुराल में भी उसकी शिक्षा काम आएगी। इसलिए नारी शक्ति को शिक्षित, स्वावलंबी और सशक्त बनाना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ तो कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। और मैंने तो अभी शिवरा में मैं जब लिखता हूँ, आप पुराने शिक्षा मंत्री रहे हुए हैं, आप पढ़िए, उसमें मैंने लिखा है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोस्तवत। पराई स्त्री को माँ की तरह समझो और पराई धन को चोरे हुए धन के बराबर समझो। जिस समय छोटी मोटी घटनाएं जिनका जिक्र अजमेर दक्षिण से आने वाली माननीय सदस्य ने किया, मैंने बहुत पहले ये बातें लिखी और उसका असर पड़ा कि आज शिक्षण संस्थाओं में लोग जो हैं शालीनता से रहते हैं और जो इसने शालीनता या मर्यादा को भंग किया है, अनुशासन को भंग किया है, उसके खिलाफ शिक्षा विभाग सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा और उनको कानून के अनुसार सजा देगा। 115 बालिका प्राथमिक विद्यालयों को बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, 400 बालिका माध्यमिक विद्यालयों को बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालयों में, 480 बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सीधे ही बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर तक क्रमोन्नत किया गया है। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार, मानसिक एवं शारीरिक क्षमता के संवर्धन हेतु रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण के अंतर्गत 2,50,000 छात्राओं को प्रशिक्षित किया गया है, जो जूडे, कराटे और 5-5, 10-10 अपने से बलिष्ठ लोगों से मुकाबला कर सकती है। ऐसा प्रदर्शन आपने 15 अगस्त और 26 जनवरी पर छात्राओं का देखा होगा। तो हम चाहते हैं कि महिलाएं केवल शिक्षित ही नहीं हो, सशक्त बने, स्वावलंबी बने, अपने पैरों पर खड़ी हों और हर तरीके से हर चीज़ का मुकाबला कर सकें। इसी प्रकार 1439 अतिरिक्त संकाय, जिसमें विषय भी सम्मिलित है, कृषि विषय भी सम्मिलित है। 57 नए ब्लॉकों पर CBO के ऑफिस खोले गए। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के अंतर्गत सभापति महोदय, हमने दूध वितरण का काम 1 सप्ताह में 2 दिन शुरू किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब जो नया बजट की घोषणा की है, नए सत्र से हम पूरे सप्ताह विद्यार्थियों को दूध पिलाएंगे। जहाँ तक अब आप लोगों का ये कहना, डेयरी का दूध RCDF की लैब ने उसके सभी मानकों को टेस्ट करके दिया है, इसमें कोई संशय करने की ज़रूरत नहीं है और हमारी RCDF के ऊपर भरोसा करके हमको चलना चाहिए। और कहीं कोई भी प्रकार की शिकायत आएगी तो उसको हम अच्छी तरीके से देखेंगे। जहाँ तक हमारे यहाँ कोरोना काल में
बच्चों की पढ़ाई काफ़ी प्रभावित हुई। इस बात को लेकर हमारे मुख्यमंत्री जी सदैव चिंतित रहते थे। उन्होंने एक कोरोना काल में जो लोग स्कूल जाने से वंचित रह गए थे या डिजिटल पढ़ाई नहीं कर पाए थे, उसके लिए तीसरी से 8वीं तक के बच्चों के लिए हिंदी, इंग्लिश और गणित, इसके लिए एक ब्रिज कोर्स बनाया और उसका फिर पढ़ाने के बाद उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से इवेल्युएशन कराया। आपको जानकर खुशी होगी, पूरे सदन को भी इस बात के बारे में इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अमेरिका में भी 30 से 8वीं तक कभी इवेल्यूशन नहीं हुआ है। ये भी विश्व रिकॉर्ड बना और हमारे विद्यार्थियों की इस कमी को हम दूर कर सके और उनको हिंदी, इंग्लिश और गणित में अपने पूर्व स्तर पर लाने में कामयाब हो सके। इसके अलावा हमारे यहाँ जितने भी सर्वे हुए हैं उसमें नेशनल अचीवमेंट सर्वे, जिसमें कक्षावार, विषयवार औसत अंकों के आधार पर हमारा प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम 3 राज्यों में रहा। दिल्ली का बहुत प्रोपेगेंडा विज्ञापन होता है, दिल्ली का नंबर 7वें स्थान पर रहा। और भारत सरकार की जितनी भी जो योजनाएं हैं उन योजनाओं में राजस्थान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, उसमें आगे बढ़कर काम किया है। स्वच्छ भारत विद्यालय, इसमें भी विवेकानंद मॉडल स्कूल पनवाड़ टोंक, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर भीलवाड़ा, इनका चयन किया गया है। और इसी के साथ साथ हमारे यहाँ यूनिफॉर्म के बारे में कई माननीय सदस्यों ने प्रश्न उठाए थे। जो लाडपुरा से आने वाली माननीय सदस्य ने ये कहा था 1000 रुपये सिलाई के मिलने चाहिए। भारत सरकार ने 600 रुपये में 600 करोड़ रुपए की ये योजना स्वीकृत थी, उसमें मात्र 174.23 करोड़ रुपए दिए हैं। राज्य सरकार ने कपड़े के लिए 116.16 करोड़, जनरल बॉयज़ को भारत सरकार नहीं दी। भारत सरकार SC, ST, BPL परिवारों को और गर्ल्स चाइल्ड को बाकी जितने भी बच्चे हैं उनको राजस्थान सरकार ने अपनी तरफ से ड्रेस दी है। और इसके अलावा 94.61 करोड़ रुपए जो है, क्योंकि सिलाई के लिए मात्र 60 रुपये बच रहे थे, तो 140 रुपये जो है वो राज्य सरकार ने अपने बजट से अलग दिए। इस प्रकार राज्य सरकार ने 325.87 करोड़ और केंद्र सरकार का सहयोग इसमें केवल 174.23 करोड़ का रहा। अब 33,711 समन्वित आंगनवाड़ी के केंद्र, जिसमें प्री प्राइमरी बच्चों के लिए आउटडोर प्ले मटेरियल, 37,400 आंगनबाड़ी केंद्रों और अंग्रेजी माध्यम के प्री प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए चाइल्ड फ्रेंडली फर्नीचर उपलब्ध कराया गया। ज्ञान संकल्प पोर्टल पर दर्ज उपलब्धियां, इसमें आपके वक्त में 78 करोड़ रुपए आए थे, हमारे इस कार्यकाल में 300 करोड़ रुपए उपलब्ध हुए। इसका मतलब जनता का विश्वास है कि राजस्थान सरकार जो है शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है, इनको अधिक से अधिक सहयोग दिया जाए। कंप्यूटर अनुदेशकों के 10,453 पद सृजित किए गए और भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण कर नियुक्ति की प्रक्रिया दी जा रही है। विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं का निर्माण विगत सरकार के वक्त में 1624 करोड़ के कार्य आप लोगों के वक्त में हुए। हमारे वक्त में 2128 करोड़ के ढांचागत विकास के कार्य किए गए। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा मरम्मत के लिए कुछ नहीं है, स्कूलें जर्जरित हैं, ये हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 120 करोड़ रुपए की राशि राजस्थान सरकार ने इसके लिए इस अभी हाल ही में प्रोवाइड की है। उससे अधिकांश स्कूलें जो जर्जरित, खंडित या मरम्मत के योग्य हैं, उनकी रखरखाव के लिए ये पैसा खर्च किया जाएगा। ICT क्लासेज राजस्थान में 17,475 सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल है। सभापति महोदय, हमने इनमें से करीब 13,403 के लिए तो प्रावधान किया हुआ है और 4,072 स्कूलें बची है
मेरा ऐसा अनुमान है कि जो हमारा विभाग एक टीम स्पिरिट से काम कर रहा है, उसके आधार पर हम अगले 1 वर्ष के अंदर अंदर तमाम राजस्थान की सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूलों में आईसीटी क्लासेस शुरू कर देंगे। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? सरकारी स्कूलों में सरकार तो आप देखना, हमने जो बजट लेके आए हैं ना, आप सपने लेना, हवाई के लिए बनाते रहना, यूटोपियन बने रहना। सरकार तो जो काम करेगी उस सरकार को आगे आने का मौका मिलेगा। मैं सभापति महोदय आपसे ये चाह रहा हूँ कि आईसीटी क्लासेस के साथ साथ हमने बीकानेर में, उदयपुर में, जयपुर में स्टूडियो का निर्माण किया है। उसमें यहाँ से बैठे बैठे शिव बाड़मेर में फिजिक्स का टीचर नहीं है तो यहाँ से आईसीटी क्लासेस के माध्यम से उसको पढ़ाया जा सकेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कोई भी विषय जिसका अध्यापक जिस स्कूल में नहीं है, आईसीटी क्लासेस के माध्यम से हम स्टूडियो के माध्यम से, डायरेक्टरेट के माध्यम से जो हमारे स्टूडियो बने हैं उनके माध्यम से उनको जिस विषय की आवश्यकता है उस विषय के अध्यापक से वहाँ पर क्लासरूम में जैसे पढ़ाई होती है वैसे पढ़ाई करवा सकेंगे। इसके साथ साथ मैं तो आपको जो बात कह रहा हूँ तथ्यात्मक कह रहा हूँ, आपको इनको 1-1 घंटे सुना है भाई, कम से कम इनका जवाब भी देना पड़ेगा ना मेरे को। देखिए, नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना 266 हमने 4 सालों में की। आपने 13 दिसंबर 2013 से 31 दिसंबर तक की मैं तुलना कर रहा हूँ, आपने एक भी प्राथमिक स्कूल नहीं खोला। प्राथमिक विद्यालयों को, उच्च प्राथमिक विद्यालय हमने 1453 खोले, आपने 178 खोले। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक से उच्च माध्यमिक 1152 आपके यहाँ नील। विद्यालय नव क्रमोन्नत विद्यालयों में सुदृढ़ीकरण के कार्य 506 और आपके वक्त में 174 कार्य हैं। हाँ नहीं तो, अरे मैं गलत बोल रहा हूँ तो मेरे खिलाफ प्रिविलेज ले आना। माननीय सदस्य बीच में इंटरव्यू नहीं। नव क्रमोन्नत विद्यालयों में सुदृढ़ीकरण 506 आपके वक्त में 174। अतिरिक्त कक्षों का निर्माण 22,361 आपके वक्त में 21,524। मॉडल स्कूलों में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का निर्माण 126 आपके वक्त में 0। मॉडल स्कूलों में बालिका छात्रावास का निर्माण 17 आपके वक्त में 0। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 39 आपके वक्त में 0। बालिकाओं को निःशुल्क साइकिल वितरण, इसमें 10,34,883 आपके वक्त में 8,31,393 और आपकी बेटी योजना में उपलब्ध करवाई गई प्रोत्साहन राशि 1301.19 और आपके वक्त में 1183.30। इसी प्रकार इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना में उपलब्ध कराई गई प्रोत्साहन राशि 6,449.16 ये लाखों में है और आपके वक्त में नील। बालिका प्रोत्साहन योजना से लाभान्वित बालिकाएं, इसमें 2,77,071 और आपके इन 4 वर्षों में 1,36,252। हमने नियुक्तियां दी है, आप लोग कह रहे हो ना कोई नियुक्तियां दी गई। 17 दिसंबर 18 से 28 फरवरी 2023 में जो नियुक्तियां और पदोन्नतियां दी गई उसमें प्रधानाध्यापक 1241, व्याख्याता 5,139, वरिष्ठ अध्यापक 10,554, शीघ्र लिपिक 27, शारीरिक शिक्षक ग्रेड 3 4,912, शारीरिक शिक्षक ग्रेड 2 46, पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 भर्ती 731। एक माननीय सदस्य बता रहे थे कि पुस्तकालयों में कोई भर्ती नहीं हुई, पुस्तकालयों में भर्ती हुई है। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक 246, प्रयोगशाला सहायक ग्रेड 3 भर्ती 1231, कनिष्ठ सहायक सीधी भर्ती 7,656, वरिष्ठ अध्यापक अनुकंपात्मक नियुक्ति 1, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक आउट ऑफ टर्म्स 1,
प्रयोगशाला सहायक ग्रेड थर्ड अनुकंपात्मक नियुक्ति 1121, कनिष्ठ सहायक अनुकंपात्मक नियुक्ति 2518, सहायक कर्मचारी अनुकंपात्मक नियुक्ति 773। आप लोगों ने कहा सहायक कर्मचारी बिल्कुल नहीं किए, सहायक कर्मचारियों को नियुक्तियां दी है। अध्यापक लेवल फर्स्ट एवं सेकंड 44,925, इस प्रकार 81,122 व्यक्तियों को सभापति महोदय हमने नियुक्तियां दे दी और अब डीपीसी के माध्यम से 50,169 पदोन्नतियां अलग अलग वर्गों में हमने दी है। इसके बाद जो भर्तियां होनी हैं उसकी सूचना भी मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से देना चाहता हूं। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के 9,862 पदों हेतु चयन बोर्ड द्वारा दिनांक 18/1/2023 को परिणाम जारी। आवेदन पत्रों की जांच विभाग स्तर पर प्रक्रियाधीन। व्याख्याता विभिन्न विषयों के 6,000 पदों के लिए आयोग द्वारा अक्टूबर माह में परीक्षा आयोजित। आयोग स्तर पर परिणाम जारी किया जाना है। द्वितीय श्रेणी अध्यापक के 9,760 पदों के लिए आयोग द्वारा दिसंबर माह में परीक्षा आयोजित। वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक के 461 पदों हेतु 30 अप्रैल 2023 को परीक्षा आयोजित की जानी प्रस्तावित। शारीरिक शिक्षा अध्यापक के 5,546 पदों हेतु चयन बोर्ड द्वारा अंतरिम परिणाम जारी। पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड थर्ड के 460 पदों हेतु चयन बोर्ड द्वारा अंतरिम परिणाम जारी। प्रयोगशाला सहायक ग्रेड थर्ड के 461 पदों हेतु चयन बोर्ड द्वारा अंतरिम परिणाम जारी। चयन बोर्ड द्वारा अभिस्तावना भिजवाई जानी शेष है। अध्यापक लेवल फर्स्ट के 21,000 एवं अध्यापक लेवल सेकंड के 27,000 पदों पर चयन बोर्ड द्वारा दिनांक 25/2/2023 से 28/2/2023 तक परीक्षा आयोजित की गई। कोई पेपर आउट नहीं हुआ, रीट सफलतापूर्वक संपन्न हुई। सहायक अध्यापक लेवल फर्स्ट व सेकंड अंग्रेजी माध्यम, क्या आपको पेपर आउट होने पर ज़्यादा खुशी होती है क्या? हमारा पंचायत बीच में नहीं, हमने जब इम्तिहान वरिष्ठ अध्यापकों के कराए थे उस दिन गुजरात में पेपर आउट हो गया और आप कुछ नहीं कर सके। इसमें तो ये तो आपको और हमको मिलकर कार्रवाई करनी होगी और हमने कानून को मजबूत किया है। 10 साल की सजा और संपत्ति को कुर्क करना, तो ऐसा है। एसओजी जो भी कार्रवाई करेगी, जिस किसी के भी खिलाफ करेगी कार्रवाई करेंगे। 27,000 पदों पर चयन बोर्ड द्वारा ये परीक्षाएं आयोजित की गई। 48,000 पद सभापति महोदय एक साथ भरे जाएंगे और जैसे ही परिणाम आएगा हम उनकी नियुक्तियां करेंगे। सहायक अध्यापक लेवल फर्स्ट एवं लेवल सेकंड माध्यम संविदा के 9,712 पदों हेतु विज्ञप्ति जारी। अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों के बारे में बहुत माननीय सदस्य चिंता कर रहे थे। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि जैसे ही ये पद भरे जाएंगे, केवल मात्र 2,000 कुछ पद जो हैं लगभग रिक्त हैं, उन पदों को हम भर लेंगे और जब तक ये नए पद नहीं भरे जाते हैं तब तक हम लोग सिलेक्शन करके हमारा ही जो काडर है उसमें अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाने वाले लोगों को प्रतिनियुक्ति पर भेजकर इस काम को करा रहे हैं। इस प्रकार 90,265 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। अब जो कक्षा कमरों की कमी और लोग मांग कर रहे थे कि 4 दीवारी नहीं है, कहीं लैब नहीं है, तो इसके लिए अभी हाल ही में 239 करोड़ रुपए की स्वीकृति आई है। उसमें 143.40 करोड़ केंद्र से और राज्य सरकार का 95.60 करोड़ पैसा लगेगा और इससे प्राथमिकता के आधार पर जो बहुत जगह जहाँ अतिरिक्त आवश्यकता है कक्षा कमरों की उनको हम प्राथमिकता देकर कराने का प्रयास करेंगे। अब मैं इस बजट में जो प्रमुख घोषणाएं हुई हैं उसको बताना चाहूँगा। गत बजट के अनुसार युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी एवं अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक जिला मुख्यालय पर सावित्रीबाई फूले वाचनालय स्थापित करने का कार्य प्रारंभ किया गया है। इसे और आगे बढ़ाते हुए अब समस्त
ब्लॉक मुख्यालयों पर सभापति महोदय सावित्रीबाई फुले वाचनालय मय डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जा रही है। स्कूली विद्यार्थियों को रोडवेज बसों में उनके शिक्षण संस्थान से निवास स्थान तक दी जा रही छूट की परिधि को 50 किलोमीटर से बढ़ाकर 75 किलोमीटर किया जा रहा है। वर्तमान में राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE के अंतर्गत कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों हेतु ही निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। पिछले बजट में राज्य सरकार के खर्चे पर छात्राओं के लिए कक्षा 9 से 12 तक निजी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा जारी रखने की व्यवस्था की गई थी। अब छात्राओं के साथ ही छात्रों को भी RTE के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश लेने के उपरांत कक्षा 1 से 12 तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किए जाने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में की और इस हेतु कक्षा 9 से 12 में शिक्षण के लिए देय फीस का पुनर्वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा और इस पर 75 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। प्रदेश के मेधावी छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु प्रोत्साहित करने की दृष्टि से नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन की तर्ज पर 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों हेतु राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन स्कॉलरशिप प्रारंभ किए जाएंगे। इसके अंतर्गत 10,000 मेधावी विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। प्रदेश में स्कूली विद्यार्थियों की अध्ययन सुविधा का विस्तार करने की दिशा में प्रदेश में 100 नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले जाने के साथ ही 300 विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जाएगा तथा 300 विद्यालयों में नवीन विषय खोले जाएंगे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर विज्ञान को ऐच्छिक विषय के रूप में लिए जाने का विकल्प दिया जाएगा। प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय पर एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में चारों संकाय कला, वाणिज्य, विज्ञान एवं कृषि की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। राजकीय विद्यालयों में आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण एवं सुविधाओं के विस्तार हेतु प्रदेश के 358 शैक्षणिक ब्लॉकों पर विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों हेतु लर्निंग एड सामग्री युक्त संदर्भ कक्षों का निर्माण करवाया जाएगा। इस हेतु 40 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं यथा क्लासरूम, लैब्स, शौचालयों के निर्माण तथा जर्जर भवनों आदि के लिए भी लगभग, जैसा मैंने आपको बताया था, 120 करोड़ रुपए की लागत से कार्य करवाए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए की राशि कर दी है। आगामी वर्ष में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय के स्कूल और खोले जाएंगे। इन विद्यालयों में 200 से अधिक विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्राप्त करना चाहेंगे। वहाँ भी प्राथमिकता से इंग्लिश मीडियम विंग प्रारंभ की जाएगी। चरणबद्ध रूप से प्रदेश के समस्त सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में NSS, NCC, स्काउटिंग एवं गाइड्स की गतिविधियां प्रारंभ की जाएंगी। नई पहल करते हुए प्रदेश में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। ये विद्यालय गुणवत्ता की दृष्टि से किसी भी निजी विद्यालय से भी बेहतर हो, इस दृष्टि से एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन कर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी एवं एक्शन प्लान निर्धारित किया जाएगा। प्रदेश में शिक्षण एवं अन्य सुविधाओं के विस्तार हेतु राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय एवं स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूलों के संस्था प्रधानों व चयनित शिक्षकों को स्पोकन इंग्लिश एडमिनिस्ट्रेशन एवं लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रदेश के 358 शैक्षणिक ब्लॉक मुख्यालयों पर स्कूलों, कॉलेजों में 20 करोड़ रुपए की लागत से इंग्लिश लैंग्वेज लैब्स की स्थापना की जाएगी। इससे 50,000 से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में प्री स्कूल एजुकेशन उपलब्ध कराने के निर्णय के साथ साथ चरणबद्ध रूप से प्ले एलिमेंट्स भी लगाए जाएंगे। इस पर आगामी वर्ष 50 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। ICT परियोजना के तहत 4,000 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 256 करोड़ रुपए की लागत से कंप्यूटर लैब स्थापित किए जाएंगे। महाराव शेखाजी आर्म्ड फोर्सेज ट्रेनिंग एकेडमी, सीकर तथा सर्विसेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट औरंगाबाद की तर्ज पर संभाग स्तर पर एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में डिफेंस सर्विसेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी और इस पर 35 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। सभापति महोदय, समस्त आवासीय तथा चयनित विद्यालयों में कक्षा 11वीं 12वीं के विद्यार्थियों के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ साथ वर्कशॉप में कार्य करने की सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से महात्मा गांधी बुनियादी शिक्षा केंद्र शुरू किए जाएंगे एवं आगामी वर्ष इस हेतु 50 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाएगी। प्रदेश के कस्तूरबा गांधी विद्यालय, गांधी बालिका एकलव्य
देवनारायण तथा अन्य सभी आवासीय विद्यालयों के साथ साथ SC, ST, OBC / MBC सहित सभी छात्रावासों में आधुनिकीकरण एवं आधारभूत सुविधाओं के विभिन्न कार्य 100 करोड़ रुपए की लागत से किए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं जो माननीय सदस्यों ने अपने विचार किए, सबसे पहले तो उत्तर नहीं बहुत चलिए आप तो मांग पारित कराओ। एक सेकंड, आपने रिक्त पदों के बारे में कहा, उसके बारे में मैंने डिटेल में बता दिया कि 48,000 तो हम अध्यापकों के पद भर्ती कर रहे हैं और करीब 90,000 टीचर्स की भर्ती अलग अलग की कर रहे हैं, तो सारी रिक्तियां भर जाएंगी। देखिए, हाथ में सरसों उगाने की बात नहीं करते हैं, हम गुड्स डिलीवर करने की बात करते हैं। और गुड्स डिलीवर करने के लिए आपको पूरा एक्शन प्लान बता दिया कि ये चीज़ें हम करने जा रहे हैं। इससे रिक्त पदों के बारे में जिन जिन माननीय सदस्यों ने चिंता व्यक्त की थी वो दूर हो जानी चाहिए। जहाँ तक आपने ये कहा झंडी वितरण में 5 करोड़ का चंदा हो गया, आपको मैं बताना चाहता हूँ वर्ष 2022 में छात्र छात्राओं, अध्यापकों और कार्मिकों से 90,88,000 रुपये प्राप्त हुए। और ये कोई अभी से काम नहीं, 50 साल से ये काम हो रहा है। और ये पैसा कहाँ जाता है? इसका उपयोग राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण परिषद से शिक्षक कल्याण की गतिविधियों में होता है। आपके वक्त में भी हुआ था। तो ये बात आपको कम से कम, आप शिक्षा मंत्री रहे हैं, ये बात नहीं उठानी चाहिए कि जो काम 50 वर्ष से चल रहा है उसके बारे में सदन को बताना कि 5 करोड़ रुपए की राशि इकट्ठी कर ली, जैसे कोई हमने चंदा कर लिया। आपने कार्य दिवसों के बारे में बताया। कार्य दिवस, आप हमारा शिवरा पंचांग पढ़ लें, इस वर्ष 184 कार्य दिवस है, मिनिमम 180 होने चाहिए। आप कोई चिंता नहीं करें। नो बैक्स डे में हम किताबी कीड़ा नहीं बनाना चाहते विद्यार्थी को। हम चाहते हैं काक चेष्टा बकत ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी एवं पंच लक्षण। हम चाहते हैं कौवे की तरह चेष्टाशील बने विद्यार्थी, बगुले की तरह ध्यान केंद्रित होकर पढ़े और उसकी जाग निद्रा हो, संतुलित आहार ले, घर गृहस्थी की बातों से अलग रहे और एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज़ में वो भाग ले ताकि उसका सर्वांगीण विकास हो। एक बार अब्राहम लिंकन ने अपने बच्चों के टीचर से ये कहा था कि मेरे बच्चे को केवल सफल होना नहीं सिखाएं, उसको असफल होने पर सफल होना सिखाएं, गिरकर संभलना सिखाएं। तो हम लोग नो बैक्स डे के अंतर्गत उसका सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं। आपने स्कूलों में नामांकन में गिरावट की बात की। 19-20 में 81.6 लाख, 2020-21 में 88.3 लाख, 21-22 में 96,50,000 का नामांकन हुआ। तो गिरावट कहाँ ही हमारे यहाँ इस साल जो हुई है ना, उसमें आपको पता है कोविड पीरियड के बाद जो लोग बच्चे प्राइवेट स्कूल में बंद हो गई थी, उसके कारण से प्राइवेट स्कूलों में कुछ लोग चले गए। इसके साथ साथ आपने एक माननीय सदस्य जो हैं जो अपने डूंगर 84 से जो आए हैं, उन्होंने पूर्व में मर्जर स्कूल कालीबाई के नाम पर था, ये स्कूल डीमर्ज हो गई थी, अब वापिस स्कूल को खोल दिया है। मैं घोषणा करता हूं कि इसका नाम कालीबाई के नाम से कर दिया जाएगा। जवाब तो मैं सबके दे सकता हूं, मैंने एक का लिखा हुआ है। क्या करना है बोलो। खेतड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने शिक्षा के महत्व के बारे में बात की और ये कहा, लोग भी सुनाऊंगा, सब बोलो, शिक्षा का महत्व। और उन्होंने बताया कि जिस झुंझुनू से 1-2 व्यक्ति पढ़ाई में आगे जाते थे, आज कम से कम 350 से ज़्यादा लोग डॉक्टर और चिकित्सक बन गए। तो शिक्षा के कारण ही सब लोग बनते हैं। 12 बजे आप लोगों ने शुरू किया था, माननीय मंत्री महोदय ने तो जो है वो 8:30 बजे तक, 12:30 से लेकर के 8:30 बजे तक आपको झेला।
अब आप नहीं, आप आधे निर्देश घंटे आसन आधे घंटे निर्देश में आप दे तो थक दें गए। कि इनको झेलना कितने बजे तक है। आसन आसन व्यवस्था दे दें, कितने आपकी घंटे झेलेंगे, आपकी क्षमता आंकड़े में कितना झेल सकते हो आप? कितने कितने घंटे। आपको नाप रहे में कितना झेल सकते हैं आप? सूरजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने पेयजल की व्यवस्था के बारे में, सब्जेक्ट टीचर्स के बारे में, खेल के मैदानों में अतिक्रमण के बारे में बताया। खेल के मैदानों का अतिक्रमण रोकने के लिए हमने निर्देश जारी किए हुए हैं और शाला प्रबंधन समिति जो स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी है उसको पूरा अधिकार है कि वे अतिक्रमणों को खाली कराएं और उसमें कलेक्टर और रेवेन्यू एजेंसीज की जो भी सहायता होगी, कलेक्टर महोदय को भी ये निर्देश जारी किए हुए हैं कि वे इस संबंध में उनको सहयोग करें। साधु शहर से आने वाले माननीय सदस्य ने इंग्लिश मीडियम स्कूल के महत्व के बारे में और इसमें जो अध्यापकों की भर्ती के बारे में कहा था, तो उसकी भर्ती की प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है। वार्षिकोत्सव और पंजाबी टीचर्स की भर्ती के बारे में उन्होंने बताया, तो हमने हर भाषा के, उर्दू, पंजाबी, संस्कृत, जो भाषा के टीचर्स की जो आवश्यकता थी और जो मांग थी उसके अनुसार उनको भरने की कार्रवाई शुरू कर दी है। और से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि परीक्षा का केंद्र वहाँ पे नहीं हुआ, जहाँ नकल होती है और अनफेयर मीन्स काम में लिए जाते हैं, उनके परीक्षा केंद्र बोर्ड बंद कर देता है। बोर्ड ऑटोनोमस बॉडी है, हम उनको कोई इंटरफियरेंस नहीं करते। और मैंने किसी स्थान का नाम नहीं लिया है, मैंने स्थान का नाम नहीं लिया माननीय सदस्य। मैंने तो ये कहा है कि जिन परीक्षा केंद्रों में अनफेयर मीन्स होते हैं उनके केंद्रों को बोर्ड बंद कर देता है। बिराजिए माननीय सदस्य, प्लीज 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 बिराजिए। किसी का कुछ माननीय सदस्यों ने प्रबोधकों को वरिष्ठ अध्यापक बनाने के लिए यहाँ पर प्रस्ताव रखे, उनको हमने वरिष्ठ प्रबोधक बना दिया है और उनकी आर्थिक स्थिति में भी काफी सुधार आया है। आपसे वार्ता नहीं, आपने और से आने वाले माननीय सदस्यों ने कुछ भामाशाहों का सम्मान करने की बात की, आप पूरी डिटेल्स मुझे दे दें। उन भामाशाहों ने मदद की है तो हम भामाशाह दिवस मनाते हैं, उस पर उनका सम्मान कर देंगे। पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य ने विज्ञान संकाय खोलने के बारे में बात की है, तो आप भिजवाएं, वो यदि हमारे नॉर्म्स में आएंगे तो हम उस पर विचार करेंगे। सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने खेल के मैदानों की कमी, खेल सामग्री, भवनों की कमी विषय खोले जाएं। जर्जर भवनों की मरम्मत, तो इसके बारे में मैं डिटेल में बता चुका हूँ कि इस बार 200 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए प्रावधान किए हैं। और खेल के मैदानों की कमी, वैसे तो करीब 40,000 स्कूलों में खेल के मैदान हैं और मैं आप सब जनप्रतिनिधियों से आग्रह करता हूँ कि खेल बहुत ज़रूरी है। मदन मोहन मालवीय जी कहते थे, दूध पियो, कसरत करो और नित्य करो गृह काम, हिम्मत से मेहनत करो, सफल करेंगे श्री राम। तो ये तो राम राम करते हैं। हमारे मदन मोहन मालवीय जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो जो हैं हमेशा खेलने पर जोर देते थे, कसरत पर जोर देते थे। आपने तो ये कह दिया योगाभ्यास बंद कर दिया। हम हर दिन प्रार्थना सभा में योगाभ्यास करवाते हैं, कौन कहता है बंद कर दिया? आप देखिए, आप जाके स्कूलों में देखिए। हाँ, बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्यों ने रेगिस्तानी और पहाड़ी क्षेत्रों में स्कूलें खोलने की बात की। ये बात सही है कि पहाड़ी क्षेत्र और हमारे रेगिस्तानी क्षेत्र जो हैं उनमें स्कूलों की कमी है। पिछले बजट में डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट में ही केवल मात्र प्राथमिक स्कूल खोले गए थे और उसमें बाड़मेर में हमने प्राथमिकता से स्कूल खोले हैं, आगे भी ध्यान रखेंगे। आपके प्रबोधकों का वाला चौहटन से आने वाले माननीय सदस्य ने इंग्लिश मीडियम के स्कूलों के भवन, अध्यापक और कक्षा कक्ष में अधिक संसाधन देने की बात की। तो आप जानते हैं कि बजट 120 करोड़ से 200 करोड़ का हो गया है, इसके ऊपर काम किया जाएगा। खीमसर से आने वाले माननीय सदस्य ने लाइब्रेरियन की भर्ती का सवाल उठाया था, वो मैंने बता दिया कि हम 450 से अधिक लाइब्रेरियन का इम्तहान ले चुके हैं, शीघ्र ही उनकी नियुक्ति की जाएगी। विवेकानंद मॉडल स्कूल, नए विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय
इसके ऊपर भी उन्होंने अपने विचार दिए। नए विवेकानंद स्कूल खोलने अब बंद कर दिए गए हैं। 134 विवेकानंद विद्यालय हमने हमारे राज्य में खुले हुए हैं। भादरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कई उपयोगी सुझाव दिए और 3rd ग्रेड के स्थानांतरण की नीति बनाने की बात की। नीति प्रक्रिया दी ने बहुत शीघ्र आपके सामने आएगी। इधर अजमेर उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आपने 2nd ग्रेड के कर दिए, 1st ग्रेड के ट्रांसफर कर दिए, 3rd ग्रेड के नहीं किए। आपने कब किए? एक बार चुनाव से पहले एक बार किए, तो चुनाव तो भी बहुत दूर है। धीरे धीरे ठाकरा, धीरे सब कुछ होए। भादरा से फिर पिंडवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कमरों की कमी का जिक्र किया। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड ने 22 जिलों को बीच में निकाल दिया था। अब वापस उन्होंने उसको जोड़ा है, तो जैसे जैसे बजट उपलब्ध होगा हम इसके बारे में कार्रवाई करेंगे। नौहर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ उपयोगी सुझाव दिए, जिनको मैं लाडपुरा से आने वाली माननीय सदस्य ने भवनों को सुरक्षित रखने हेतु सर्वे करने की आवश्यकता बताई। और एक स्कूल जो 1950 से चल रहा है, उसकी डिटेल आप देंगे तो मैं गुणावगुण के आधार पर उसकी बात करूंगा। आपने सिलाई का जो जिक्र किया था, 1000 रुपये सिलाई भारत सरकार दे देगी, तो हम अपना हिस्सा दे देंगे। बाड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने स्कूल क्रमोन्नति के मामले उठाए। कुछ जगह स्टाफ की कमी का जिक्र किया, तो स्टाफ की कमी को हम शीघ्र दूर कर देंगे। हाँ, आसीन से आने वाले माननीय सदस्य ने बाउंड्री वाल, DMFT से कमरों का निर्माण, और कुछ माननीय सदस्यों ने तो यहाँ तक कहा कि विधायक कोटे का पैसा जो है हम स्कूलों में लगाने के लिए तैयार, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। जहाँ तक डॉवटेल करने का सवाल है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले से ही मनरेगा स्कीम में जो लेबर लगती है, लेबर कंपोनेंट वहाँ से और मटेरियल कंपोनेंट आप विधायक कोटे से देंगे, तो काफ़ी काम कक्षा कमरों का हो सकता है, कर सकते हैं। रामगढ़ से आने वाली माननीय सदस्य ने उच्च प्राथमिक विद्यालयों को और ख़ास तौर से बालिका विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की बात की। उसके बारे में हम बजट के अनुसार कार्रवाई करेंगे। जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कोटड़ी में विज्ञान संकाय, खेल मैदानों को बचाने, अतिक्रमणों को बचाने के बारे में मैंने विस्तार से बता दिया। शिव से आने वाले माननीय सदस्य ने रेगिस्तानी इलाकों में अधिक से अधिक स्कूल खोलने की बात कही, तो वहाँ हमने सबसे ज़्यादा स्कूल शिव में ही खोले हैं, जो अभी 100 स्कूल खोले हैं उसमें। ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने भवनों के सुधार हेतु हैंडपंप का बताया। हैंडपंप का एक अभियान हमने चलाया था बीच में, मंत्री महोदय, और जिन स्कूलों में बस 2-3 ही रहे, चलो कोई बात नहीं, चलो इसको समाप्त करता हूँ। जो कटौती प्रस्ताव मेरे पास आए हैं, मैं बहुत शीघ्र उन सबके जवाब आपके पास पहुंचा दूंगा। और मैं ख़ास तौर से ये कहना चाहूँगा कि शिक्षा जो है, अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय और मृत्योर्मा अमृतम गमय, तो ये सत्य का मार्ग दिखाती है। विद्या हमें सही रास्ते पर ले जाती है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है, और मृत्यु से अमृत की ओर ले जाती है। विवेकानंद जी ने कहा था, अवेक, अराइज एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो। हमारा लक्ष्य क्या है? हम पूरे राजस्थान को 100% साक्षर करना चाहते हैं, शिक्षित करना चाहते हैं, स्वावलंबी बनाना चाहते हैं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षा के बढ़ते कदम के माध्यम से हमारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से अच्छा बनाना चाहते हैं। आइए इसमें आप और सब मिलकर चलें और शिक्षा के क्षेत्र में कदम बढ़ाते हुए देश भर में अव्वल नंबर पर भारत में लाना है शिक्षा के क्षेत्र में। अब मैं आपको निवेदन करता हूं कि मांग संख्या 20 और 21 को पारित कराने की कृपा करें।